हेलो एंड वेलकम टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेजे एक्ट की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे एमपीसीजे के प्री के लिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा कुछ इसमें कवर होगा, एग्जॉस्टिव वीडियो रहेगा, यू कैन फुली रिलाई अपॉन। अगर आपने जेजे एक्ट नहीं भी पढ़ा तो इस वीडियो के बाद आप काफी क्वेश्चंस खुद से कर पाओगे। सो इट रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फॉरमोस्ट क्वेश्चन किसी भी एक्ट का कि प्रेसिडेंट एसेंट कब मिला और एक्ट को लागू कब किया गया। सो इट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन डिसम्बर 31st 2015। लागू कब किया गया? 15 जनवरी 2016, 15th ऑफ जनवरी 2016। फिर इसमें अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस अमेंडमेंट का भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको फोर्स में कब लाया गया। सो इट इज 1st of September 2022। देन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जो जेजे एक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन विच provision of Indian Constitution. So it is Article 15(3) special provision of for children, Article 45 and Article 47 overall well-being of children. फिर चलते हैं डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन के साथ साथ हम समझेंगे कि ये जो एक्ट है वो किन किन पर्सन्स को कवर कर रहा है। तो एज द एक्ट इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड जुवेनाइल। So child means a person who has not completed the age of 18 years. Then juvenile means a child below the age of 18 years. तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जुवेनाइल और चाइल्ड दोनों को अलग से क्यों डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो देखो, जब हमें लगता है कि कोई पर्सन चाइल्ड है और उसने कोई क्राइम किया है तो हम जुवेनाइल इस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। सो 18 साल से जो कम है, द पर्सन्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स, हम उनको बोलते हैं कि ये जुवेनाइल है या चाइल्ड है। तो अब जेजे एक्ट का एप्लीकेशन इन्हीं बच्चों पर किया जाता है, क्योंकि अगर हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 82 की बात करें तो ये तो कंप्लीट इम्यूनिटी देता है कौन से बच्चों को, जो 7 साल से कम के हैं। तो सपोज करो कि कोई 5 साल का बच्चा है, उसने कोई क्राइम करा तो जनरल एक्सेप्शन लग जाएगा आईपीसी का एंड नो पनिशमेंट विल बी गिवन। फिर चलते हैं 7 से 12 इयर्स यहाँ तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा सपोज 8 साल का है तो हम देखते हैं कि चाइल्ड के पास क्या मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को समझ पाता कि क्या एक्ट का नेचर है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो पाता। तो अगर मेच्योरिटी होती है तो जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलता, और अगर मेच्योरिटी नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, बेनिफिट दे देते हैं। लेकिन अगर हम जेजे एक्ट की बात करें तो यहाँ पे हम 18 साल से नीचे सबको बेनिफिट देते हैं। तो अगर आपको हो सकता है कि आईपीसी 12 इयर्स के बाद साइलेंट हो जाता है तो क्या कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता, आप जेजे एक्ट के परव्यू में आते हो। नाउ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। देखो, जब अगर हम जेजे एक्ट की बात करें और जब कोई सपोज करो कोई 15 साल का बच्चा है, उसने कोई क्राइम किया, तो हम उसे एक्यूज नहीं बुलाते। दैट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन नॉर्मल सीआरपीसी। तो अब यहाँ पे हम उस बच्चे को क्या बुलाते हैं? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट मीन्स अ चाइल्ड हु इज अलेज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस who has not completed the age of 18 years on the date of commission of such offense। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है कि मतलब यहाँ पे आपको क्या देखना होता है कि जिस दिन पर ऑफेंस हुआ उस दिन पर बच्चे की क्या एज थी। हो सकता है सपोज करो कि एक पर्सन है, ही इज 21 ईयर्स ऑफ एज। इस दिन पर इसको पुलिस ने पकड़ा कि आपने ऑफेंस किया था, पर जब उसने ऑफेंस किया था ही वाज 16 ईयर्स ऑफ एज। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जेजे एक्ट एप्लीकेबल होगा, आंसर इज यस, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस दिस पर्सन ही वाज ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज। अब पुलिस उसे कभी भी पकड़े, दैट इज नॉट मटेरियल। आपको देखना होता है कि उस दिन पर क्या वो बच्चा था या नहीं था, उस दिन पर वो चाइल्ड था, जुवेनाइल था या नहीं था। सो प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इन्होंने क्लैरिफाई किया कि इस एक्ट का बेनिफिट मिलेगा अगर आप जब क्राइम हुआ तब
जुवेनाइल थे। सो आई होप ये क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट केस प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2005। आगे चलते हैं चिल्ड्रन कोर्ट। स्ट्रेट अवे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जेजे एक्ट में चिल्ड्रन कोर्ट कौन सी होगी। अब देखो यहाँ पे ना आपके जेजे एक्ट में कुछ अथॉरिटीज हैं, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ कि जेजे एक्ट में एक तो बोर्ड है, जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एक आपकी कमेटी बनाई गई है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और एक आपका क्या है चिल्ड्रन कोर्ट। तो सबके अपनी अलग अलग वर्किंग है। तो जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसकी क्या वर्किंग होगी हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आप क्यों बना रहे हो, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट अथॉरिटी। और चिल्ड्रन कोर्ट, लेकिन आपको चिल्ड्रन कोर्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये चिल्ड्रन कोर्ट है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि क्या होगा, बिकॉज वो हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो एक एक्ट होता है कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। अगर इसमें कोई कोर्ट बनाई गई है तो जेजे एक्ट के हिसाब से आप उस जुवेनाइल को इस कोर्ट में ट्राई कर सकते हो। फिर आता है पॉक्सो के अंडर, पॉक्सो के अंडर आप स्पेशल कोर्ट बनाते हो, तो फिर वो वाली कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो भी बच्चे को आपको ट्राई करना है तो ये वाली कोर्ट कर लेगी। अगर सपोज करो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, इसमें भी कोई कोर्ट नहीं है और पॉक्सो में भी कोई कोर्ट नहीं है, फिर सेशंस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है कि अब आप उस चाइल्ड को क्या करोगे, ट्राई करोगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस कोर्ट। तो आई होप सबको ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे इस एक्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बता रखे हैं कि जब आप इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को देखोगे ना और चाइल्ड को डील करोगे, तो दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू फॉलो। अब आपको सुनने में थोड़ा लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बिल्कुल यस आते हैं। लास्ट के राजस्थान के जुडिशरी के एग्जाम में पूछा गया कि टोटल कितने जनरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं सेक्शन नंबर 3 ऑफ जेजे एक्ट में। तो टोटल कितने हैं 16, बट मैंने यहाँ पे मेन जो हम थोड़ा भूल जाते हैं उनको लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसका मतलब होता है कि किसी भी चाइल्ड को इंस्टीट्यूशनल केयर में डालो, ये एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, इट इज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन, इसका मतलब होता है कि पहला आपका जो फर्स्ट एफर्ट क्या होना चाहिए कि हम किसी भी चाइल्ड को रीयूनाइट कर दें उसकी फैमिली के साथ और उसको वही सेम सोशियो इकोनॉमिक कल्चर स्टेटस दें जो उसका पहले था बिफोर कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू बी फॉरगेटन, आपने ये सुना होगा। सो बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। हो सकता है किसी बच्चे ने कभी कोई ऑफेंस कर दिया व्हेन ही वाज अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, वो बच्चा बड़ा हो गया, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट कहता है कि जो भी पास्ट रिकॉर्ड्स थे ना वो क्या हो जाने चाहिए, इरेज हो जाने चाहिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन, यहाँ पे कहते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। विदाउट रिजॉर्टिंग टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग हमें चाइल्ड के साथ डील करना चाहिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स, यानी कि आप एक्यूजेटरी और एडवर्सेरियल इन वर्ड्स का यूज नहीं करोगे जब चाइल्ड को ट्राई करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो चाइल्ड को एक्यूज भी नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। वी आर नॉट इवन यूजिंग द टर्मिनोलॉजी एक्यूज दैट इज यूज्ड इन जनरल क्रिमिनल लॉ। लास्टली पॉजिटिव मेजर, इसको आप पढ़ सकते हो। अब इस एक्ट ने टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस बताया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस दैट आर डेल्ट अंडर द एक्ट। तो ये एक्ट ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सो सेक्शन नंबर 233 सब क्लॉज 33 45 एंड 54 सेक्शन नंबर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के एग्जाम के लिए। तो पहली कैटेगरी आती है हीनियस ऑफेंसेस की। तो अगर किसी ऑफेंस के लिए आईपीसी के ऑफेंस या फिर अदर स्पेशल और लोकल लॉ कोई भी हो सकता है, जैसे एनडीपीएस, गुंडा एक्ट यूपी का या फिर आईपीसी, तो अगर मिनिमम आपको इम्प्रिजनमेंट दे रखा है 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा, तो वो क्या होते हैं, वो फॉल करते हैं हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में।
अगर किसी ऑफेंस का पनिशमेंट मैक्सिमम 3 इयर्स दे रखा है तो वो फॉल करते हैं पेटी ऑफेंस की कैटेगरी में, कि आपको मिनिमम तो नहीं बताया या फिर मिनिमम है भी तो 3 साल से कम है, बट मैक्सिमम आपको देखना होता है कि 3 साल होना चाहिए। तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जहां पर लिखा होता है विच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स, तो मैक्सिमम क्या है 3 इयर्स, या फिर कहीं लिखा है कि द पर्सन ही विल बी punished with minimum of 1 year but it may extend to 3 year, तो वो भी आपका पैटी में ही फॉल करेगा। नाउ serious offenses, this definition is very important, इसको हमने 2021 अमेंडमेंट से इसको अमेंड किया, और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। आपसे पूछा जा सकता है कि सीरियस ऑफेंस की जो डेफिनेशन है हमने इसको अमेंड किया किस केस लॉ को फॉलो करते हुए, तो शिल्पा मित्तल का केस, आगे की स्लाइड में आपको फुल साइटेशन मिलेगा। समझते हैं कि सीरियस ऑफेंसेस कौन से होते हैं। देखो हीनियस तो कम से कम 7 साल की सजा हो और पेटी में मैक्सिमम 3 इयर्स। तो हो सकता है कहीं पर अगर मिनिमम पनिशमेंट दे रखा है पर वो 3 से 7 साल तक के बीच में दे रखा है, तो आप क्या बोलते हो, और मैक्सिमम कितना भी दे रखा हो, बट हम कह रहे हैं कि मिनिमम दे रखा है 3 से 7 साल के बीच में, तो वहां पे क्या होता है, ये सीरियस ऑफेंस में फॉल करते हैं। या फिर मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन है दैट इज मोर देन 7 इयर्स, पर आपको मिनिमम नहीं बता रखा कि आपको मिनिमम इतना देना है, या फिर मिनिमम बता भी रखा है तो दैट इज लेस देन 7 इयर्स, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके सीरियस ऑफेंसेस में फॉल करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कहीं पे लिखा है कि दी पनिशमेंट इट कैन एक्सटेंड टू 10 इयर्स बट नो मिनिमम इज प्रोवाइडेड, तो वो कौन सा ऑफेंस होगा, इट विल बी सीरियस इन नेचर। या मैं आपसे बोलूं कि मिनिमम ऑफ 5 इयर्स कैन बी गिवन बट इट मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स, तो मिनिमम तब 7 साल से तो कम ही दे रखा है ना, 5 साल, तो हीनियस में तो फॉल कर नहीं सकता बिकॉज मिनिमम आपको 5 बताया है और इट मे एक्सटेंड टू 10, तब भी ये सीरियस ऑफेंसेस में फॉल करता है। So now this is the case citation शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। आप स्लाइड पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, इसका मैटर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सो यहाँ पे कहा गया था कि जहां पर मिनिमम सेंटेंस और 7 साल से 7 साल है या फिर ज्यादा है तो वो हीनियस होते हैं, या फिर अगर कहीं पे मिनिमम नहीं दे रखा तो वो ऑलवेज सीरियस इन नेचर होते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 को मैं रेफर कर रही हूँ, पर आप समझो कि वर्किंग कैसे होगी इस एक्ट की। देखो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया जेजे एक्ट बनाया गया है, चिल्ड्रन कोर्ट अलग होती है, अगर कहीं पे नहीं है तो सेशंस कोर्ट होती है। अब ऐसा भी तो हो सकती है कि पुलिस किसी पर्सन को पकड़ कर ले आए मैजिस्ट्रेट के सामने और वो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है जेजे एक्ट में एक्ट करने को, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस मैजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी बनती है, वो क्या करेगा। सपोज ये एक मैजिस्ट्रेट है बट ही इज नॉट एम्पावर्ड अंडर द जेजे एक्ट, और उनके सामने एक ऐसे पर्सन को लाया गया कि वो चाइल्ड है, तो वो क्या करेंगे, उसका आंसर आपको सेक्शन नंबर 9 देता है। तो when a magistrate not empowered to exercise the powers of the board under this act, और उनके सामने एक चाइल्ड को लाया गया, the person alleged to have committed the offense or brought before him he is a child, तो मैजिस्ट्रेट को बाय अपीयरेंस ही लग रहा है कि ये तो बच्चा ले आए हैं मेरे सामने कोई, तो वो क्या करेंगे, विदाउट एनी डिले वो इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे अपने ओपिनियन को और फॉरवर्ड कर देंगे चाइल्ड को, किसके पास, बोर्ड के पास। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि बोर्ड पिक्चर में आ रहा है थोड़ा, तो द चाइल्ड ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द बोर्ड। अब यहाँ पे तो देखने से ही सपोज करो चाइल्ड लग रहा था, बट हो सकता है एक ऐसा केस हो कि जहाँ पे एक पर्सन सामने लाया गया है और वो क्लेम कर रहा है कि या तो मैं बच्चा हूं या फिर जब मैंने ऑफेंस किया था तब मैं बच्चा था, हो सकता है 21 इयर्स का है, बट वो कह रहा है कि जो ऑफेंस आप ट्राई करना चाह रहे हो ना तब तो आई वॉज अ चाइल्ड। तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा टू डिटरमिन द एज ऑफ द चाइल्ड, कि चाइल्ड की एज क्या थी जब ऑफेंस हुआ, एविडेंस लेगा
और अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा। और अगर उसको लगता है कि वो जो चाइल्ड है वो बच्चे मतलब वो जो चाइल्ड है, फिर उसको वो क्या करेगा, ही विल फॉरवर्ड दैट चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है कि चाइल्ड क्या वो चाइल्ड है या नहीं। अब एक चीज है, देखो, क्लेम ऑफ जुवेनैलिटी। एक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे बनता है कि अगर सपोज करो कि आप कोई पर्सन हो, आप क्लेम कर रहे हो कि जब ऑफेंस हुआ मैं तो तब जुवेनाइल था, तो इस क्लेम को आप कब रेज कर सकते हो। तो दिस क्लेम इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी स्टेज इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। हो सकता है किसी मैजिस्ट्रेट ने सजा भी दे दी, सपोज सेंटेंस ऑर्डर पास कर दिया, केस इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, क्या ये जो क्लेम है इसको रेज किया जा सकता है, आंसर इज यस। और जो सजा ऑलरेडी पास हो चुकी है उसका क्या होगा, सो वो उसको इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा। सो एनी सेंटेंस दैट इज पास्ड बाय द कोर्ट इट शैल बी डीम्ड टू बी हैव नो इफेक्ट। तो whether the claim of juvenility it can be claimed after the final disposal of the case, answer is yes। इसका आंसर क्या होगा, yes। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अथॉरिटी है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसको हम लेकर आ रहे हैं। तो इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी क्या पावर्स हैं, इसकी क्या वर्किंग है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेक्शन नंबर 4 डिफाइन करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको बना कौन रहा है, whether it is state government or is it central government। तो this is very important। तो यहाँ पे आपको अथॉरिटीज याद करनी है स्ट्रेट अवे क्वेश्चन के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उसमें कौन होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देखो अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, क्या वो जेजे बोर्ड का हिस्सा बन सकता है, आंसर इज नो। तो या तो आप एमएम हो या फिर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, और इनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 इयर्स। तो हम उसको क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट ऑफ जेजे बोर्ड। उन्हीं के साथ साथ 2 सोशल वर्कर होते हैं जिनका एटलीस्ट उनमें से एक विमेन होनी चाहिए, और इनका एक्सपीरियंस कितना मांगते हैं ये लोग, 7 इयर्स का। तो यानी कि एटलीस्ट 7 इयर्स आप हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर सेक्टर इसमें आप प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, लॉ या फिर सोशोलॉजी, आप ऐसी आपके पास डिग्री हो और आप 7 साल से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, देखो अब क्या हो गया, 1+2, एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, 2 सोशल वर्कर, इसमें से एक क्या होनी चाहिए, वो विमेन होनी चाहिए। इनका 7 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं और इनका यहाँ पे 3 इयर्स का। इतना समझ आया होगा आपको। अब अपॉइंटमेंट जो है इनका, उसको क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो अगर आप दूसरे मेंबर हो तब तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, बट प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल एक जुडिशियल ऑफिसर को हटाने की जो होती है प्रक्रिया, आपको वही फॉलो करनी पड़ती है। बाकी के मेंबर्स को कौन हटा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, जो अपॉइंट कर रहा है वो हटा भी सकता है। अब आगे चलते हैं। देखो बाकी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी एक्सेट्रा। अब इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो बोर्ड क्या क्या इसका क्या काम है कि भाई ये इंक्वायरी करेंगे किनकी, जो चाइल्ड है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। यहाँ पे मैं सेक्शन नंबर 14 को रेफर कर रही हूँ। So the inquiry under this section shall be completed within a period of 4 months. तो 4 months के अंदर अंदर from the date of first production of the child before the board आपको क्या करनी होती है, इस इंक्वायरी को कंप्लीट करना होता है। तो ये आपका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कितने महीने में, 4 महीने में। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो जो इंक्वायरी कर रहे हैं बाय द बोर्ड। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 more months। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 2 more months। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट। सबसे पहली बात,
आपको याद रखना है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट हम किन केसेस में करते हैं। तो ये किया जाता है कौन से ऑफेंसेस में, विच आर हीनियस इन नेचर। तभी इसको कैटेगराइज करना इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑफेंसेस को आप कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट कौन से ऑफेंसेस में किया जाता है, हीनियस ऑफेंसेस में। कौन से सेक्शन में करते हो, सेक्शन नंबर 15 में। shall be disposed by the board within what time period। प्रिलिमिनरी असेसमेंट कितने टाइम में करना होता है बोर्ड को, 3 months में। सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब क्या है, बोर्ड इंक्वायरी कर रहा है सीरियस ऑफेंसेस में, पेटी ऑफेंसेस में, और अगर हीनियस ऑफेंस आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हैं। इसका और भी होता है कि ऐसा नहीं है कि हर केस में प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा। ये 16 से 18 इयर्स तक के जो एज के बच्चे जब हीनियस ऑफेंस करते हैं ये तब होता है। आगे चलते हैं। अगर जो इंक्वायरी कर रहा है बोर्ड, और वो कर रहा है इंक्वायरी किसकी, पेटी ऑफेंसेस की, और उनकी जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है 6 महीने के अंदर अंदर, 6 months हो गए हैं, बट आपकी इंक्वायरी कंप्लीट ही नहीं होने को आ रही, तो प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, तो प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी। तो पेटी ऑफेंसेस के केस में अगर इंक्वायरी इनकंक्लूसिव होती है तो प्रोसीडिंग्स क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं पर सीरियस ऑफेंस होता है और 6 months के अंदर अंदर, या फिर मे बी हीनियस ऑफेंस होता है और 6 months के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, तो क्या फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है टाइम पीरियड का, आंसर इज यस। अगर हो सकता है तो कौन करेगा, सो इट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर CMM, तो वो करते हैं एक्सटेंशन। तो पहले तो 4 months में कर लो, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 months बाय द बोर्ड इटसेल्फ, और फिर भी नहीं है तो हीनियस और सीरियस में क्या होगा, CMM या फिर CJM कर देंगे, और अगर पेटी ऑफेंसेस होंगे तो ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा ट्रायल मेथड पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रायल मेथड आप फॉलो करने वाले हैं जब ऑफेंसेस होंगे। तो पहले चलते हैं किस पे, पेटी ऑफेंसेस पे। अगर किसी ने पेटी ऑफेंस किया है तो कौन सा ट्रायल मेथड होगा CRPC का, तो यहाँ पे हम करते हैं समरी प्रोसीडिंग्स, ये ट्रायल मेथड लगाते हैं। अगर सीरियस ऑफेंस होता है तो कौन सा मेथड लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं समन्स केस ट्रायल मेथड। अगर आपका हीनियस ऑफेंस होता है फिर क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। अगर तो चाइल्ड 16 ईयर एज से कम है तो हम लगाते हैं कौन सा मेथड, समन मेथड, समन्स केस, तो हम ये ट्रायल मेथड लगाते हैं। बट अगर चाइल्ड 16 to 18 ईयर्स का होता है और अगर वो हीनियस ऑफेंस कर दे जिसका मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट। अब इसके बाद हम समझेंगे कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, तो उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रायल मेथड लगाएंगे आफ्टर नोइंग द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी असेसमेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें। आप समझते हैं गाइस, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कौन कौन से केसेस में होता है, कौन करता है इसको, बोर्ड करता है विद इन 3 months, कैसे केसेस में होता है, हीनियस ऑफेंसेस के। So in case of heinous offences alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of 16 years, तो यानी कि 16 से 18 साल के बच्चे अगर हीनियस ऑफेंस करते हैं तो उस केस में बोर्ड कंडक्ट करता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। ये क्यों किया जाता है, with regard to his mental and physical capacity to commit such offense, कि जो बच्चा है क्या उसको एबिलिटी थी कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा एक्ट का, उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है, उसका क्या मेंटल लेवल है, क्या फिजिकल कैपेसिटी है टू कमिट सच ऑफेंस, किस सर्कमस्टांसेस में उसने उस ऑफेंस को किया, ये सब जानने के लिए। सो वहां पे आप उसके बाद क्या होगा, फिर वो ऑर्डर पास करते हैं इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 3, तो जहां पे
अगर ये पाया जाता है कि उसका मेंटल और फिजिकल लेवल था कि आप ये क्राइम कर सको और आपको नेचर पता था क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेट्रा का, तो आपको एज एन एडल्ट ही ट्रीट कर लिया जाता है। ये प्रोविजन लाया गया था आफ्टर निर्भया केस की। ऐसा हो रहा था कि जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं वो हीनियस ऑफेंसेस कर देते थे और फिर बच्चे के नाम पर उनको छोड़ दिया जाता था। उतना मतलब उतना उनको मेजर पनिशमेंट्स भी नहीं मिल पाते थे। सो दैट इज द केस, इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था और हम इस प्रोविजन को लाए थे। फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये सब जानने के बाद लगता है कि यस ही शुड बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट, तो फिर उसका ट्रायल किया जाएगा और वो ट्रायल कौन करता है? चिल्ड्रन कोर्ट। तो अब यानी कि यहाँ से प्रोसीडिंग्स किसके पास चली जाती हैं? चिल्ड्रन कोर्ट के पास। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट में किनकी हेल्प ली जाती है? देखो यहाँ पे वैसे तो वर्ड मे है, ठीक है, यहाँ पे मे वर्ड है, बट केस आया वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू। इसमें बोला गया कि इस मे को आप शैल ही रीड कीजिएगा और जब बोर्ड अपना ओपिनियन देगा तो बोर्ड मस्ट टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और साइको सोशल वर्कर्स। तो इतना आपको क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन में ये चीज क्लियर कर दी गई कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट ट्रायल नहीं है, इसका बस एक ही पर्पस है। Purpose is to assess the capacity of the child, whether he can understand the consequences of the offense or not. I hope ये भी clear होगा। Recap लेते हैं। Preliminary assessment कौन से offenses में करते हैं? Heinous offenses में। किन बच्चों का किया जाता है? जो 16 से 18 years के एज ग्रुप में होते हैं। क्या कौन करता है? बोर्ड करता है। कितने टाइम में करना होता है? 3 मंथ्स में करना होता है। अदर साइकोलॉजिस्ट एक्सेट्रा की हेल्प लेनी होती है। यहाँ पे हम इसको शैल रीड कर रहे हैं, केस का रेफरेंस ले रहे हैं, वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू। आगे चलते हैं। एक और केस आया प्रिलिमिनरी असेसमेंट पर ही, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। माइंडेड इट इज नॉट द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट ये काफी अच्छा केस है। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट बोला कि 3 महीने में कर लेना चाहिए, बट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सपोज 3 मंथ्स हो गए पर प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं किया बोर्ड ने, ये कंप्लीशन नहीं हो पाया इसका, फिर क्या होगा? तो क्या ट्रायल विशिएट हो जाएगा? आंसर इज नो। It will not ipso facto by the fact itself, it will not result in lapse of proceeding or vitiation of a trial. तो यहाँ पे आप इसके देखोगे कि इस डिले के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट इप्सो फैक्टो ये ट्रायल को क्या विशिएट करेगा? आंसर इज नो। हालांकि प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि विद इन द टाइम गिवन टाइम फ्रेम आप इसको क्या करो? पूरा कर दो। तो इट कैन नॉट बी हेल्ड टू बी मैंडेटरी इन नेचर। ये जो आप 3 मंथ्स बोल रहे हो ये मैंडेटरी टाइम पीरियड नहीं होता। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ बना रखे हैं, जैसे होम्स, स्पेशल होम्स और ऑब्जर्वेशन होम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप है बच्चे का और हम उसको कहाँ भेजेंगे, कितने टाइम के लिए भेजेंगे। तो अभी मैंने आपको एक अथॉरिटी बताई थी, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये किन बच्चों के लिए होती है? द चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जिन बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे कोई अबैंडन्ड चाइल्ड है, उसका कोई देखने करने वाला नहीं है, तो हम बोलते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वहां पे वो जाएगा। बट अगर यही चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो तो फिर हम जे बोर्ड की फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ होम्स, जैसे ऑब्जर्वेशन होम। तो ये यहाँ पे कैसे बच्चे रखे जाएंगे? सेक्शन नंबर 47। This is for temporary reception, care and rehab of children alleged to be in conflict with law during the pendency of inquiry under the Act. तो जब आपकी पेंडेंसी होगी, इंक्वायरी वगैरह नहीं कंप्लीट होंगी, टेम्परेरी रिसेप्शन के लिए आप ऑब्जर्वेशन होम में रख दोगे। अब चलते हैं स्पेशल होम, सेक्शन नंबर 48। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ
who are found to have committed an offence and who are placed there by an order of juvenile justice board. स्पेशल होम्स पे क्या हो रहा है कि हमें पता चल गया है कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया ही किया है, तो हम उसको स्पेशल होम भेज रहे हैं. प्लेस ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे the person above the age of 18 years or child in conflict with law who is between the age of 16 to 18 years and is accused of or convicted for committing a heinous offense. तो यहाँ पे क्या होगा, उनको कहाँ रखा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में. ऐसे लोग जिनकी एज 18 साल से ऊपर की है और जो चाइल्ड है इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है, या फिर आप 16 से 18 इयर्स के हो बट आपने हीनियस ऑफेंस किया है. आप चलते हैं चिल्ड्रन होम. देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि चिल्ड्रन कोर्ट चिल्ड्रन होम, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे होंगे हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. आंसर इज नो. इसको प्लीज माइंड इट. चिल्ड्रन होम कैसे बच्चों के लिए होता है, फॉर द प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर देयर केयर ट्रीटमेंट एजुकेशन एक्सेट्रा. तो यहाँ पे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ उन बच्चों को नहीं रखा जाता. इट इज द चिल्ड्रन होम जहाँ पे कहा किसको रखते हैं, द चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. हो सकता है वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो या हो सकता है वो नहीं भी हो. सो दैट इज द केस. आगे चलते हैं. यहाँ पे देखो आफ्टर केयर सपोर्ट, यहाँ पे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा कोई ऑफेंस कर लेता है और जब उसका पूरा हो जाता है टाइम पीरियड तो उसको कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सेट्रा की नीड पड़ती है. आफ्टर केयर हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. पहले सेक्शन नंबर 25 बताता है आफ्टर केयर का मीन्स क्या है. सो आफ्टर केयर का मीन्स है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना फाइनेंशियल और अदरवाइज कैसे बच्चों को हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स but not completed the age of 21 years and have left any institutional care to join the mainstream of society. तो यानी कि 18 से 21 साल वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने कोई इंस्टीट्यूशनल केयर छोड़ा है अभी और हम अब उनको मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं. सेक्शन नंबर 39(4) में भी इसका रेफरेंस आता है कि स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी जब कोई बच्चा छोड़ देता है ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 इयर्स, फिर जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड पड़ती है तो वो चीज. देन आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, एनी चाइल्ड लिविंग अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज may be provided with financial support. तो आपको पता होना चाहिए कि हम आफ्टर केयर किसको प्रोवाइड करते हैं, जो 18 से 21 साल की एज में होता है और जिसने इंस्टीट्यूशनल केयर छोड़ा होता है. आगे चलते हैं. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इंक्वायरी एक्सेट्रा करते हैं. अगर सपोज करो रिव्यू करना है पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी का, तो वो रिव्यू कौन कंडक्ट करता है, तो CMM या फिर CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. तो वो वंस इन एवरी 3 months देखते हैं कि व्हाट इज द पेंडेंसी ऑफ केसेस. फिर वो बोर्ड को रिकमेंड करते हैं कि आपको अपनी सिटिंग्स बढ़ाने की नीड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आया होगा. एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि क्या बोर्ड चाइल्ड को डायरेक्ट कर सकता है कि आप स्कूल अटेंड करो एक्सेट्रा. सो आंसर इज यस. वैसे आपको लगेगा कि बोर्ड स्कूल अटेंड करने को क्यों बोल रहा है, बट आंसर इज यस, ही कैन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सपोज 2 पर्सन ने मिलके क्राइम किया, X एंड Y ने. X तो ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस चाइल्ड था, पर Y तो चाइल्ड नहीं था. Y he was 25 years of age. क्या उनका जॉइंट ट्रायल हो सकता है विद इन द प्रोविजंस ऑफ CRPC? आंसर इज नो. आप उसका जॉइंट ट्रायल नहीं कर सकते हो चाइल्ड का विद अ पर्सन हु इज नॉट अ चाइल्ड. आगे चलते हैं. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बेल की बात कर रहे हैं. देखो नॉर्मल रूल क्या है, चाहे किसी बच्चे ने बेलेबल ऑफेंस किया हो चाहे किसी बच्चे ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, नॉर्मल रूल यही होता है कि हम चाइल्ड को बेल दे देते हैं. बट
उसको बेल को मना किया जा सकता है अगर हमें लगता है कि बेल दे देने पर वो दूसरे नॉन क्रिमिनल्स उनके साथ जुड़ जाएगा, या फिर उसको डेंजर है मोरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, या फिर हिज रिलीज इट विल डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। कभी कभी होता है कि बच्चे के लिए ही ये हक में नहीं है कि हम उसको बेल दें, सो बेल कैन बी डिनाइड इन दैट सिनारियो। बट नॉर्मल रूल यही होता है कि हम चाइल्ड को क्या करते हैं, बेल दे देते हैं। अब चलते हैं चिल्ड्रन कोर्ट पर। मैंने आपको जेजे एक्ट की पूरी, जेजे बोर्ड की पूरी वर्किंग बता दी है। अब हम चिल्ड्रन कोर्ट पे प्रोसीड कर रहे हैं कि चिल्ड्रन कोर्ट कौन से सेक्शन में इसकी पावर्स आती हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 19, पावर्स ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट। So after the receipt of preliminary assessment from the board under section 15, अब हमने तो बोल दिया कि 16 से 18 इयर्स का बच्चा है, हीनियस ऑफेंस किया है, ही शुड बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट, और आप इसका क्या करो, ट्रायल करो। अब चिल्ड्रन कोर्ट फिर से रिव्यू करता है कि हाँ जी इस चाइल्ड को एडल्ट ट्रीट करने की नीड है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि हाँ नीड है तो वो ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, बट वो सेंटेंस देते हुए इट विल सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 21। इसको मैं यही समझा देती हूँ कि 21 क्या होता है। देखो अगर एक बच्चा है और उसने ऑफेंस किया तो आप उसको एक तो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, यू कैन नॉट सेंटेंस हिम टू डेथ, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, और ऐसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते विच इज नॉट सब्जेक्ट टू रेमिशन, जिसका रेमिशन करना पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये दो पनिशमेंट्स वी कैन नॉट गिव टू अ चाइल्ड। लेकिन अगर चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है कि देयर इज नो नीड ऑफ ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट, तो फिर वो बोर्ड की तरह कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और बोर्ड की तरह वो क्या कर सकते हैं, एज अ बोर्ड दे में पास द अप्रोप्रिएट ऑर्डर। यानी कि अब उसका ट्रायल नहीं होगा, इट विल बी इंक्वायरी, और उसको क्या करोगे आप, या तो आप एडमोनिशन देके छोड़ दोगे, या फिर आप कहोगे कि कोई काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग एक्सेट्रा इसको अटेंड करो, फाइन दो, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। The children court shall ensure that the child who is found to be in conflict with law is sent to place of safety till he attains the age of 21 years and thereafter transferred to jail। तो 21 years तक आप कहाँ भेजते हो, प्लेस ऑफ सेफ्टी, और उसके बाद भी अगर कंटिन्यू होनी होती है आपकी सजा तो फिर वहां पे आपको जेल में ट्रांसफर किया जाता है। आगे चलते हैं। Order that may not be passed against a child in conflict with law. He cannot be sentenced to death or life imprisonment without the possibility of release. Very important. अब चलते हैं न्यू अथॉरिटी पर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। सबसे पहले इसका वही है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 27 में हम इसको डील करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, इसका होता है 1+4, यानी कि एक इसमें होता है चेयरपर्सन और 4 होते हैं इसमें अदर मेंबर्स। तो no person shall be appointed as a member of the committee unless he has a degree etc in child psychology वगैरह, और या फिर वो एक्टिवली इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में फॉर अ ईयर ऑफ 7 years। अब एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनका टेन्योर क्या होता है। इनको अपॉइंट किया जाता है 3 years के लिए। तो 1 chairperson plus 4 other members, 7 years of experience, plus they are appointed for 3 years, not more than that। टर्मिनेशन कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं इनके टेन्योर का। प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमेटी, इससे भी आपका एक प्री का क्वेश्चन आ सकता है कि कमेटी शैल मीट एट लीस्ट 20 days अ मंथ इन अ मंथ अपना बिजनेस एक्सेट्रा ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो कितनी बार, 20 days इन अ मंथ, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। अब देखो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसकी हमने अभी बात करी, इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो जो भी चाइल्ड होता है इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कि किसी चाइल्ड को कौन से इंस्टीट्यूशन में भेजना है, कौन सा हमें पॉजिटिव मेजर लेना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट चाइल्ड, वो सब CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखती है।
अब चलते हैं सेक्शन नंबर 32 पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओमिशन को एक ऑफेंस बना रहा है। हम देखते हैं कि आपने ये एक्ट कर दिया, आपको पनिशमेंट मिलेगा, पर क्या आप ऐसी ओमिशन करोगे तो आपको ऑफेंस मिलेगा, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये मैंडेटरी है इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कि आप रिपोर्ट करो अबाउट अ चाइल्ड हु अपीयर्स और क्लेम्स टू बी अबेंडेंड और लॉस्ट, या तो उसको कोई छोड़ के भाग गया, उसके गार्डियन एक्सेट्रा पेरेंट्स, या कोई खोया हुआ बच्चा, और अ चाइल्ड हु अपीयर्स और क्लेम्स टू बी एन ऑर्फन, कि उसके माता पिता नहीं है, विदाउट फैमिली सपोर्ट। तो ऐसे बच्चे की रिपोर्टिंग कहाँ करनी होती है आपको, अगर आप ऐसा बच्चा दिखता है आपको कहीं, यहाँ पे चिल्ड्रन सर्विसेज और टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये कुछ अथॉरिटीज दे रखी हैं, आपको इनको सूचना देनी होती है कि ऐसा बच्चा है, और आप इसके, क्योंकि फिर देखा जाता है ना कि आप उसको कौन से इंस्टीट्यूशनल केयर में रख सकते हो। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो इट विल बी ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 33 ऑफ जेजे एक्ट, और इसके पनिशमेंट होता है अप टू 6 months और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज और बोथ। आगे चलते हैं, फाइनल ऑर्डर बाय CWC। सो वो कितने टाइम पीरियड में इनको अपना फाइनल ऑर्डर पास करना होता है, मैंने आपको फंक्शनिंग बता दी है CWC की। तो जो फाइनल ऑर्डर होता है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इनको पास करना होता है विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द कमेटी, 4 महीने के समय में। ठीक है, सो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर है, विद इन 4 months। आगे चलते हैं, ये इंक्वायरी वगैरह के बारे में बता रखा है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, आप इसको रीड कर सकते हो खुद से। प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। देखो अडॉप्शन के बारे में पहले आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगी, फिर हम चलेंगे अडॉप्शन के प्रोविजंस पर। अडॉप्शन चैप्टर नंबर 8 में डील कर रखा है जेजे एक्ट के। अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो उसमें अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनका कोई अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है मुस्लिम लॉ में। अगर किसी मुस्लिम को अडॉप्ट करना होता है तो वो जेजे एक्ट में ही करते हैं, लेकिन हिंदूज के लिए हामा, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, आप उसमें भी कर सकते हो, हामा में भी, और जस्ट बिकॉज जेजे एक्ट इट इज अ सेक्युलर लॉ तो आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, सो प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। तो अगर जब ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये डिसीजन लेती है कि क्या एक चाइल्ड को हम डिक्लेयर कर दें कि ये अडॉप्शन के लिए अब लीगली फ्री है, तो ये जो डिसीजन लेना होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा, वो एटलीस्ट 3 members लेते हैं ऑफ द कमेटी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की, किसी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन की, तो वो रजिस्ट्रेशन किया जाता है 41 सेक्शन नंबर में, और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये वैलिड रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये दोनों आपको बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं, अब हमने काफी अथॉरिटीज की बात करी, जैसे बोर्ड, कमेटी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो अगर इनकी वर्किंग को चेक करना है, इवेल्युएट करना है, तो कौन कौन कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका जो फंक्शनिंग है, कौन इवेल्युएट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अगर हो सकता है कि दोनों ने इवेल्युएट कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर लिया, तो किसका ओपिनियन प्रिवेल करता है, सो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन डील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अडॉप्शन। एक पर्सन है राजीव, उनको अडॉप्ट करना है एक चाइल्ड ऑपोजिट सेक्स का, ऑपोजिट सेक्स यानी कि एक गर्ल चाइल्ड को वो क्या करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ जेजे एक्ट। तो आपको बताना है विच इज द करेक्ट प्रोपोजिशन ऑफ लॉ। तो आप बाकी के ऑप्शंस आप खुद से पढ़ सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि एक सिंगल मेल, अ सिंगल मेल he cannot adopt a girl child। ठीक है, यहाँ पे he cannot adopt a girl child under JJ Act, आपको इस प्रोपोजिशन को याद रखना है।
आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, कि जो पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले तो फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली एक्सेट्रा बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं उसकी गुड अपब्रिंगिंग के लिए। अगर तो आप कपल हो तो कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस फॉर द अडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड, कि हस्बैंड तो वाइफ की कंसेंट, वाइफ है तो हस्बैंड के कंसेंट, बोथ द स्पाउसेस कंसेंट दैट इज रिक्वायर्ड। एक सिंगल और डाइवोर्स्ड पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया एक्सेट्रा। जब अभी आपने सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखा होगा तो इसकी काफी बात हो रही थी कि आपने रेगुलेशंस जो हैं बनाई गई, इसमें आपने होमोसेक्सुअल्स एक्सेट्रा को अलाउ नहीं कर रखा कि आप भी अडॉप्ट कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। A single male is not eligible to adopt a girl child। देखो अगर 21 years का गैप भी होता है ना तब भी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। A single male is not eligible to adopt a girl child, और बाकी कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। So this is very important point that you have to remember। एक सिंगल मेल गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता अंडर द प्रोविजंस ऑफ JJ एक्ट। ठीक है, बाकी अब ये थोड़ा सा आपको सेल्फ रीड करना है कि इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या होते हैं, तो आपको यू हैव टू रेफर टू द डेफिनेशन 234। प्रोसीजर क्या होता है फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सेल्फ रीड कीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने दिन में करना होता है। सो इफ एन ऑर्फन और अबेंडेंड और सरेंडर चाइल्ड कुड नॉट बी प्लेस्ड विद एन इंडियन नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI prospective adoptive parent, despite the joint effort of the specialized agency and state agency, within a 60 days from the date of the child has been declared to be legally free from adoption, such child shall be free for inter country adoption। देखो पहली प्रैक्टिस क्या होती है, आप किसी इंडियन या फिर NRI उसको अडॉप्शन में दो चाइल्ड को, बट अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा तो फिर हम इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए क्या करते हैं, उस चाइल्ड को लीगली फ्री डिक्लेयर करते हैं। और कितने दिन में नहीं मिल रहा है ऐसा पर्सन, 60 डेज में। तो ये टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोवाइडेड दैट चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और सिबलिंग्स और चिल्ड्रन हैविंग 5 years of age may be given preference over the children for such inter country अडॉप्शन। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि छोटे बच्चों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। नो, चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 5 years, तो ये अबव आपको ध्यान रखना है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अडॉप्शन का ऑर्डर होता है वो कौन देता है, इट इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ये 2021 अमेंडमेंट का काफी मेजर चेंज है कि अब हमें जुडिशरी नहीं चाहिए एज एन अथॉरिटी जो आपका ऑर्डर देगा मेंटेनेंस की अडॉप्शन का ऑर्डर कौन देता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन क्या होता है कि जिस दिन पे फ्रॉम द डेट ऑन विच द अडॉप्शन हैपेंस, इस दिन से ये जो चाइल्ड होता है वो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट का ही बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाता है। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर है। आगे चलते हैं, punitive measures for adoption without following the procedure prescribed। अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हो जो गिवन है इस एक्ट में, तो द पनिशमेंट इट मे एक्सटेंड अप टू 3 years और विद फाइन ऑफ 1 lakh rupees और विद बोथ। तो सेक्शन नंबर 80 में ये पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। और अगर सपोज करो कि ये किसी रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी ने ऐसा किया है, उन्होंने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो फिर क्या होता है, आप उनका क्या कर सकते हो, उनका जो लाइसेंस एक्सेट्रा है उसको विथड्रॉ कर सकते हो फॉर 1 year, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। आगे चलते हैं, आपसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज अ लैंडमार्क केस ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन।
फिर एक केस आ सकता है कि श्रीमती अनोखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग अडॉप्शंस एंड द रोल ऑफ कारा। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से चैप्टर में अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन गिवन है जेजे एक्ट के। तो आपको स्ट्रेट अवे यू हैव टू मेमोराइज द चैप्टर नंबर। इट इज चैप्टर नंबर 9, इसमें दे रखा है। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर 85 एक इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर आप किसी चाइल्ड के अगेंस्ट, बाकी देखो काफी ऑफेंसेस हैं जो आपको खुद से देखने हैं, जैसे किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, क्रुएलिटी अगेंस्ट अ चाइल्ड, कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये सारे जो भी हैं चीजें। बट अगर सपोज करो कि आपका जो विक्टिम है वो डिसेबल्ड है, तो आपको कितनी पेनल्टी मिलती है? डबल मिलती है, जो उस ऑफेंस के लिए होती है उससे डबल। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 85। अब 2021 अमेंडमेंट पे चेंज आया था, यहां से आपको इसको ध्यान में रखना है। टूथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस बताया था और डेजिग्नेटेड कोड। तो देखो कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा, या फिर नॉन कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये चीजें लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, where an offense under this act is punishable with imprisonment for a term more than 7 years, अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है तो in that case वो cognizable भी होगा, without warrant the police can arrest, और non bailable भी होगा। लेकिन अगर सपोज करो कि 3 years या फिर उससे ज्यादा है बट नॉट मोर देन 7 years, तो उस केस में क्या होगा? सीरियस ऑफेंसेस के केस में क्या होगा? सच ऑफेंसेस शैल बी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो यहाँ पे प्लीज माइंड इट, यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ही है और नॉन बेलेबल ही है। अब यहाँ पे कहा गया था कि आपने इसको कॉग्निजेबल ही रहने देना चाहिए था, आपने इसको नॉन कॉग्निजेबल बताया है, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट करना मुश्किल हो गया है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन उठा था दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस सेक्शन को आपने चैलेंज किया था 2021 की अमेंडमेंट से, जो आपने इसको नॉन कॉग्निजेबल बनाया। Now, where an offence under this act is punishable with imprisonment for less than 3 years or with fine, वो नॉन कॉग्निजेबल भी होंगे और बेलेबल भी होंगे। लेकिन जहां पर फॉर अ टर्म ऑफ 3 years एंड अबव है बट नॉट मोर देन 7 years, वो नॉन कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल होंगे। आपको इसको याद रखना है, चैप्टर नंबर 9। आगे चलते हैं। very important section number 95, determination of age, presumption and determination of age। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको डिसीजन लेना होता है टू डिटरमिन द एज, तो आप क्या करते हो, कैसे आप एज को डिटरमिन करोगे? अगर देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग द एज, तो आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी फॉलो करनी होती है। आप यहाँ पे देखिए, पहली चीज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल या फिर मेट्रिकुलेशन दैट इज 10th मार्कशीट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड बोर्ड। तो पहली बात तो आपको ये दिखाना होता है, फिर प्रूव भी करना होता है। मतलब आप ये लेकर आए, यू हैव टू प्रूव इट कि फोर्ज डॉक्यूमेंट तो नहीं लेकर आ गए हो। सो एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट आपको प्रूव भी करना होता है। फिर क्या होता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट किसी कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल अथॉरिटी का या फिर पंचायत का, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं है प्रेफरेंस वाइज, फिर आप कोई मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं उस पर्सन पे टू जज द एज कि उस पर्सन की क्या एज होगी। जैसे ओसिफिकेशन टेस्ट, बोन एक्सेट्रा का रिलेटेड ये टेस्ट होता है। क्यों किया जाता है? टू डिटरमिन द एज। तो ये जो टेस्ट होता है ये 15 दिन के अंदर अंदर होना होता है, और जो एज डिटरमिन की जाती है आफ्टर दिस, दैट शैल बी डीम्ड टू बी द ट्रू एज। कौन सा केस है इस पे? लैंडमार्क केस
ऋषिपाल सिंह सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021। अब चल लेते हैं अपील वगैरह, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से अपील कहाँ जा रही है, कितना टाइम पीरियड है, एक्सेट्रा। सो एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कमिटी और बोर्ड, तो CWC कमेटी और JJ बोर्ड, इन्होंने कोई अपना दिया ऑर्डर। सो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, 30 दिन के अंदर अंदर आप कहाँ पे जाते हो, चिल्ड्रंस कोर्ट, यहाँ पे आप अपील फाइल कर देते हो। लेकिन अगर सपोज करो फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठता है, तब अपील गोज टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड नॉट चिल्ड्रन कोर्ट। तो आपको देख लेना है वेदर दे आर मेंशनिंग अबाउट फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप और नॉट। अब आगे चलते हैं। एन अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड passed after making the preliminary assessment into the heinous offence under section 15, कि बोर्ड ने क्या किया, प्रिलिमिनरी असेसमेंट करा, तो वो कहाँ जाती है, that also goes before the court of session, यानी कि चिल्ड्रन कोर्ट के सामने। एंड while deciding the appeal, वो जो चिल्ड्रन कोर्ट होती है वो क्या करती है, वो भी हेल्प लेती है एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट एक्सेट्रा की, तो ये डिसीजन पास करने के लिए कि क्या इसका ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एज एन एडल्ट इसका ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नाउ थर्डली, अगर एक्विटल मिल गया बाय द बोर्ड अदर देन हीनियस ऑफेंस में, या फिर अगर हीनियस ऑफेंस भी है तो वो 16 इयर्स की एज से कम किसी बच्चे ने किया है, तो इन दैट केस क्या होगा, उस ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं होती है। सो नो अपील। कौन कौन से केसेस में, पेटी ऑफेंसेस में नहीं होती, सीरियस ऑफेंसेस में नहीं होती, और अगर चाइल्ड 16 ईयर्स से कम का है और उसने हीनियस ऑफेंस किया है, इन दैट केस ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकती। आई होप ये भी क्लियर है। No second appeal shall lie from the order of court of session, तो ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड अपील का प्रोविजन नहीं है। Any appeal, any person aggrieved by an order of children court may file an appeal before the high court, तो आप हाई कोर्ट के सामने अपील डालते हो। अगर कोई अडॉप्शन ऑर्डर है, मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर एक्सेट्रा ग्रांट करते हैं, और अगर आपको अडॉप्शन ऑर्डर इसके अगेंस्ट अपील में जाना है, तो विद इन 30 डेज आपको किसके सामने जाना होता है, डिविजनल कमिश्नर। ठीक है, और लास्टली आप लास्ट प्रोविजन पे चल रहे हैं कि ये जो सारी अपील होती है अंडर क्लॉज 6, ये जो अपील फाइल है, इनको आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स आपको इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ अडॉप्शन, जल्दी से जल्दी चीजें हो। ठीक है, रिवीजन का आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है कि कौन से सेक्शन में रिवीजन गिवन है, तो इट इज 102 ऑफ JJ एक्ट। चैप्टर 19 मैंने आपको बताया था ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एक ऑफेंस होता है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, जैसे IPC में भी आप 228A देखते हो, तो ऑन सिमिलर लाइंस सेक्शन नंबर 74 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, जब भी किसी चाइल्ड के अगेंस्ट आप इंक्वायरी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रहे हो, आपको उस चाइल्ड की ना तो आइडेंटिटी रिवील करनी है, ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील करनी जिससे उस चाइल्ड के आइडेंटिटी के बारे में पता चलाया जा सके, चाहे वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, या फिर चाइल्ड विक्टिम हो, या फिर विटनेस ऑफ अ क्राइम हो अंडर दिस एक्ट। अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो इट विल एक्सटेंड टू 6 years और फाइन which may extend to 2 lakh rupees or both। आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है बिकॉज यू आर ऑल्सो द जुडिशरी एस्पिरेंट। एक केस आया था, स्किन टू स्किन टच केस था, तो उसमें क्या हुआ था,
जो ये था मतलब हाई कोर्ट थे, उन जज ने भी बता दिया था कि ये चाइल्ड इस कॉलोनी का है, ये स्कूल का है। तो इन दैट केस आपको देखना है कि आपको रिवील नहीं करनी होती आइडेंटिटी एज पर द जेजे एक्ट। अगर आप स्किन टू स्किन जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, सो द वीडियो इज पोस्टेड ऑन माई चैनल, आप उसको भी देख सकते हो। नाउ, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, तो हर पुलिस स्टेशन में आप एटलीस्ट एक ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको आप क्या डेजिग्नेट करोगे कि ये चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है। और इनके फंक्शंस एक्सेट्रा कोऑर्डिनेट करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूट करते हो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, और इसका हेड कौन होता है? एक ऐसा ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डीएसपी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, और 2 सोशल वर्कर्स, ये इसको हेड करते हैं। सो हर पुलिस स्टेशन में एक पर्सन जिसको हम चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर कहेंगे, इनके कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा करने के लिए एक अथॉरिटी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इनको हेड कौन करेगा? अ पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब पब्लिक अवेयरनेस हो रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो यहाँ पे कौन कौन होगा, कौन करेगा, किसकी ड्यूटी है? तो देखो आपको ना ऑप्शन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट यहाँ पे बोथ है। आपको याद रखना है कि दोनों ही गवर्नमेंट्स की ये ड्यूटी है कि आप पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नाउ मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, इसको कौन करता है? आपको बहुत ऑप्शंस आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नो, आंसर इज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 और द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चैप्टर 7। ये इनके इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन इसको मॉनिटर करता है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, कौन? National Commission for Protection of Child Right and the State Commission for Protection of Child Right under this Act, under the Commissions for Protection of Child Right Act. Now last very important case, exploitation of children in orphanages, section 2017 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए थे रिगार्डिंग द रिहैब एंड सोशल इंटीग्रेशन of children in need of care and protection. So this is all about the JJ Act. बाकी अगर कुछ प्रोविजंस रह गए होंगे, जैसे किसी चाइल्ड को आप सरेंडर कौन से सेक्शन में करते हो, 35, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आप एक बार रीड कर सकते हो, बट दीज वर द मेन क्वेश्चन, मेन क्रक्स ऑफ द एक्ट. I hope this video was helpful to all of you. Thank you so much. Stay tuned. Take care.